बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं इरफान महसूद। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, हिंदुत्व और सहयूनी जो स्ट्रेटिजिक कन्वर्जेंस है, अलायंस है, वो अभी बहुत तेज़ हो गई है। ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत तेज़ हो गई है। एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, अरबों डॉलर्स जो हैं लग रहे हैं इनके अलायंसेस पे। डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। और ये जो अलायंस है, इसमें ये जो इंडिया और इसराइल की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये इवॉल्व हो रही है, एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस में तब्दील हो रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि ईरान के साथ भारत की बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब इसराइल और ईरान की जंग हुई तो उसमें उन्होंने होल हार्टेडली इसराइल को सपोर्ट किया और खामोश रहा। बल्कि इन्होंने जो है इंडिया ने उनको एक इंटेलिजेंस जो है इंफॉर्मेशन दी इसराइल को। तो ये जो है एक हिंदुत्व मिलिटराइजेशन हो रही है, एक ज़ायनिस्ट स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, और ज़ायनिस्ट जो है सहयूनी एक जो ज्यूज़ की जो है उसके ऊपर फोकस्ड है। तो ये दोनों जो आइडियोलॉजीज़ हैं, हिंदुत्व सहयूनी, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों जो है मुस्लिम कुव्वतों के खिलाफ है। वहाँ पे फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के खिलाफ सहयूनी ताकतों ने किया, इसराइल ने किया, और यहाँ पे कश्मीर में जो मज़ालिम डाले हैं कश्मीरी अवाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, हिंदुत्व जो एलिमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट में जो है डोमिनेट कर रही है। तो ये आइडियोलॉजीज़ दोनों जो हैं ये अपनी मिलिट्री को मिलिटराइज कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं। इसी तरीके से अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं, कोऑपरेशन है, उसको जो है एक किस्म का आगे बढ़ा रही हैं। और कंट्रोल और एक कोर्जन जो है ना, कोर्जन सप्रेशन की जो है एक पॉलिसीज़ इनकी जो हैं, ये एडवर्सरीज़ हैं दोनों। और इनका टारगेट कौन है? इनका मेन टारगेट नाजरीन पाकिस्तान है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज की बात है, ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्सेस है ऑफ एग्रेशन इन साउथ एशिया। तो इसराइल की काफ़ी जो सहयूनी जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकतें हैं, उनकी जो इसराइल की इंस्टीट्यूशन है वो अभी प्रॉपर इस्टेब्लिश भी हो रही हैं इंडिया में, दिल्ली में। हाल ही में आप लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी। लेकिन आज मैं बात करूंगा यहाँ पे PULS रॉकेट सिस्टम डील की, जो 26 जुलाई को साइन हुआ। इनकी जो इंडिया की एक लिमिटेड एक कंपनी है NIBE, इसको नेवी भी कहते हैं, और इसराइल की ELBIT सिस्टम जो है इन्होंने साइन किया है डील। और ये PULS ये रॉकेट सिस्टम है। इससे मुखफ़फ़ क्या है? प्रिसीजन एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम है ये। इसकी रेंज और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो 300 किलोमीटर स्ट्राइक रेडियस है इसका। नाज़रीन कराम, 300 किलोमीटर स्ट्राइक रेडियस एक बहुत बड़ा स्ट्राइक रेडियस है। और ये प्रिसीजन गाइडेड है। मतलब इसका ये है कि ये प्रिसाइजली अपने टारगेट को, वो अगर इंसान है, अगर जानवर है, अगर परिंदा है, या कोई इक्विपमेंट है, कोई बिल्डिंग है, उसको डायरेक्ट टारगेट करेगी। अगर कोई व्हीकल मूविंग है, कोई गाड़ी जा रही है रास्ते में रोड पे, वो उसको डायरेक्ट टारगेट करेगी। इसकी इतनी प्रिसीजन है। और इसके जो है डीप स्ट्राइक मिशन के लिए यूज़ होता है और ऑफेंसिव के लिए यूज़ होता है। नाज़रीन कराम, ये डिज़ाइन किया गया है ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए, डिफेंसिव के लिए नहीं है। हम जब भी प्रोग्राम देखते हैं कोई इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, कहते हैं हम डिफेंस अपनी मजबूत करें। भाई किसके लिए आप मजबूत कर रहे हैं डिफेंस अपनी? तो ये बेसिकली ऑफेंसिव जो है एक रॉकेट सिस्टम है, और उसको वो लोग जो है अपने पास ले आए हैं, ख़रीद लिए। इनकी प्रोडक्शन जो है बड़ी जल्द ये लोग अपने इक्विप कर लेंगे अपने जो सिस्टम्स है उसमें। तो ये जो है इंडिया को एक ताकत दे देगा पाकिस्तान को हिट करने की, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। और जो भी अर्बन सेंटर हैं, अभी हाल ही में आपने देखा उन्होंने ड्रोन छोड़ दिए वो जो अटैक करते हैं लाहौर में, तो अर्बन सेंटर्स जो हैं इससे वो महफूज नहीं रहेंगे। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है जहाँ पे आम आवाम भी रहती है। सो और ये जब वो हमला करेंगे तो अपने ही मुल्क के अंदर से, अपने ज़मीन से ही यहाँ पे हमला कर सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की। तो ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि एक डिफेंस डेटरेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक एग्रेसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और इंडिया जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसराइली जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको ख़रीद रहा है। इसमें अभी जो मैंने ये PULS की बात की, ये सिर्फ नहीं है रॉकेट्स, इसमें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इन्होंने ख़रीदे हैं, हेरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है, जो सुसाइड ड्रोन्स जिसको हम कहते हैं, जो कि आते हैं और वापस जाने की ज़रूरत उनकी नहीं होती, वहीं पे ही खुदकुश कर देते हैं वो ड्रोन्स, गिरा दिए जाते हैं, बिल्डिंग है, जो भी एसेट है। फिर इसमें एक फाल्कन एयरबोर्न रडार सिस्टम है, लेकिन जो कि बहुत ही तकनीकी लिहाज से बड़ा एडवांस्ड है, वो ऑलरेडी इनको मिल चुका है। हीरोन सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो ऑलरेडी दिए गए हैं। और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, तो डिफेंसिव लेवल पे भी उसको सिस्टम्स हवाला किए गए हैं। और ये कल्मिनेटिव इफेक्ट जो इसका ओवरवेलमिंग होगा, वो एक अफेंस कैपेबिलिटी
जो है पाकिस्तान की उसको ख़त्म करेगी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक जो है इनका इनिशिएटिव है और ये इसकी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी दुरुस्त नताइज होंगी, बड़ी नेगेटिव नताइज हो सकती हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट थ्रेट पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और रीजनल स्टेबिलिटी को। यहाँ पे अगर हम बात करें एक हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो उसमें ड्रोन वॉरफेयर फॉर क्रॉस बॉर्डर जो है एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के लिए वो तो है ही, अब मिसाइल प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान को डेटर करेगी उनका रिस्पांस देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को अटैक करता है और पाकिस्तान उस पर जवाब देना चाहता है तो ये जो है उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को की जो अटैक है उसको रोक सकती है। तो ये एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ये लेके चले जाएं पाकिस्तान को और अलायंस इसी तरीके से अलायंस बनाएं। तो जब इसराइली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी इंडिया में तो ये जो सारा एक डिफेंस पाकिस्तान के लिए ऑफेंस बनाया जा रहा है ये सारा हिंदुत्व ड्रिवन है नाज़रीन कराम। इसमें जो सहयूनी ताकतें हैं और जो हिंदुत्व के आरएसएस की आइडियोलॉजी है ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ये टू फ्रंट स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जो पाकिस्तान फेस करेगा और ये मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ लेके जा सकती है पाकिस्तान को और ये डिप्लोमेटिक मार्जिनलाइजेशन के लिए पाकिस्तान को ले जाने की ये लोग कोशिश करें। तो ये ग्लोबल नैरेटिव की अगर हम बात करें और अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको फ्रेम कर रहा है कि भाई ये डिफेंस कोऑपरेशन है और ये जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, इसको मास्क किया जा रहा है कि भाई इसकी कोई डिस्टेबलाइजिंग इंटेंट नहीं है। लेकिन जो असल एम है, जो असल मकसद है इंडिया का और इसराइल का इसमें, वो है पाकिस्तान को मिलिटरीली वीकन करना, कमज़ोर करना, पाकिस्तान की जो डेटरेंस पोस्टर है उसको अंडरमाइन करना और एजर्ट करना ये बात कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी ताकत है साउथ एशिया में, जो कि अभी उनको एक बहुत बड़ा दचका लगा तो उसी वजह से उनकी जो डिफेंस कोऑपरेशन है बड़ी तेज़ हो गई है। तो इसराइल जो है इसको पूरा बैक कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हिंदुत्व मिलिटराइजेशन एक्शन में है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और एग्रेसिव ये एक पोस्चर है और ये नेबर को क्रश करने के लिए। और जब भी हम ये बात करते हैं ये पहले से ये ज़ोनिस्ट ताकतें जो हैं, सहयूनी ताकतें, वो बहुत अरसे से लगी हुई हैं। ये सदियों की बात है, कोई एक दिन की बात नहीं है। जिस तरीके से ये एक्सेस ऑफ ईवल था, इन्होंने अभी इंडिया ने अगर आप देखें मोदी रिजीम ने कोई भी बयान नहीं दिया फ़लस्तीन के ऊपर। वहाँ पे अरबियों के साथ ये डील करते हैं बेसिकली जो मुस्लिम वर्ल्ड है, लेकिन फ़लस्तीन की बात पे खामोश रहे। तो पाकिस्तान का जो एक रिस्पांस है, ये जो सारा डेवलपमेंट हो रही है हिंदुत्व और ज़ायनिज़म सहयूनी ताकतों की, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पांस बनता है पाकिस्तान का। और ये एक क्रेडिबल डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे काउंटर मेजर्स, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी भी है लेकिन उसको और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जो इंडियन इसराइल नेक्सस है इसको एक्सपोज करे ग्लोबल फोरम्स के ऊपर और कि भाई ये डिस्टेबलाइज कर रही है, ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रही। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को ये और जंग के दहाने पे ले आएंगी। और ये एक नेशनल यूनिटी की हमारे लिए एक ज़रूरत है कि हमारे पब्लिक को उसको प्रिपेयर किया जाए, लोगों को साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, कि भाई आगे जो थ्रेट्स हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, जो ये ताकतें मिल रही हैं, तो इनका हमें पहले से एडवांस में ही पता हो ताकि हम इन मसलों को पहले से कैटर कर सकें। तो नाज़रीन कराम, ये आज की डिस्कशन थी इंपॉर्टेंट। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और आज एक खुशी की बात ये भी है कि विजन पॉइंट की तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है और सक्सेसफुली मुकम्मल हुआ है। तो मैं इस प्रोग्राम की वसत से पूरी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और देखते रहिए विजन पॉइंट। शुक्रिया।